नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको टारगेट करते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच चुके हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री में एक बेहद महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चर्चा करने वाले हैं और यहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, चूंकि यहां से हमारे राष्ट्रीय पिता बापू की एंट्री हो चुकी है। महात्मा गांधी और उनके जो आंदोलन है, कई आंदोलन रहता है, चाहे वो आप देखेंगे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये तीन मुख्य आंदोलन है। लेकिन इसके बीच बीच में कई तरह के जो हैं वो क्रिएटिव कार्य करते रहते हैं, तो छोटे छोटे आंदोलन उनसे जुड़े हुए रहते हैं। कुल मिलाकर के अगर महात्मा गांधी का पूरा जीवन देखें यहाँ पर, और उनका चाहे वो जीवन, इसलिए मैंने कहा कि चूंकि सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि उनके जीवन के जो दर्शन रहे, इन सभी चीजों का सीधा सीधा प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन पर पड़ा। कांग्रेस पहले किस स्थिति में थी हम सब पढ़े हैं कि कांग्रेस को कहा गया है कि मुट्ठी भर लोगों की ये एक पार्टी है, संगठन है। कांग्रेस बुद्धिजीवियों की पार्टी थी, आम लोगों तक, आम जन तक वो नहीं पहुंच पाई थी। गांधी जब एंट्री लेते हैं इस आंदोलन में, कांग्रेस से जुड़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने यही किया कि कांग्रेस को जन जन तक पहुंचा दिया। इस भ्रम को दूर कर दिया कि स्वतंत्रता लेना पाना या उसके लिए संघर्ष करना केवल ऊपर बैठे कुछ बुद्धिजीवी लोगों का काम है, बल्कि स्वतंत्रता के लिए समाज के वंचित से वंचित वर्ग को भी संघर्ष करना पड़ेगा। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी अपनी आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा, यह गांधी जी ने समझा दिया। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसीलिए इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। ठीक है, एक प्रश्न मैंने यही बता दिया कि राष्ट्रपिता किन्होंने कहा, यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आज बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां से हमेशा प्रश्न रहते रहे हैं, आगे भी रहेगा। 3-4 दिन अभी गांधी जी के विषय में ही मैं पढ़ाऊंगा ठहर ठहर के, क्योंकि गांधी जी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ठीक से पढ़ लीजिएगा। यहां अगर कर लिए तो देखिए यहां से प्रश्न गलती लोग नहीं करते हैं, यहां से आपको भी गलती नहीं करना है। चलिए आएंगे, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 7,500 के आसपास लेखपाल की भर्ती आई है। 15 जनवरी से इसके लिए संस्कृति आईएएस में 10:30 बजे से बैच की शुरुआत की जा रही है। स्पेशल ऑफर है कि पहले 100 स्टूडेंट जो होंगे उनको फी केवल 999 लगेगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, केवल 999। पहले 100 स्टूडेंट के लिए सीटें सीमित है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। कोर्स के विषय में यहां पर जानकारी दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, संस्कृति आईएएस का वेबसाइट है, विजिट कीजिए, सही से चीजों को जानिए, फिर अपने मन मुताबिक कोई कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, गांधी जी पर आते हैं। गांधी जी और उनका प्रारंभिक आंदोलन किस तरह से रहा, तो सबसे पहले हम प्रारंभिक जीवन के विषय में देखते हैं। क्योंकि गांधी जी के विषय में देखिए जो जीरो से है ना, और गांधी जी का पूरा जीवन, हर एक जगह से प्रश्न आता रहा। कोई भी ऐसा एरिया इनके जीवन का नहीं है जहां आप कह सकते हैं कि यहां से प्रश्न ना पूछा जाता हो, इसलिए कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि गांधी जी का जन्म दिवस भी नहीं छोड़ेंगे, यहां से भी प्रश्न आ चुका है, डायरेक्ट यही पूछा जा चुका है। इनका पूरा नाम तक हम नहीं छोड़ेंगे, इनके अलावा ये कहां जन्म लिए, जन्म स्थान और उस राज्य का नाम भी, हर एक चीज, प्रारंभिक शिक्षा कहां प्राप्त की, हर एक चीज पढ़ लेना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो नाम है वह दरअसल मोहनदास करमचंद गांधी रहा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जगह में इनका जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा राजकोट में हुई और हम जानते हैं कि 13 वर्ष की ही अवस्था में, यानी कि आप कह सकते हैं कि अल्पकाल किशोरा काल में ही इनकी विवाह कर दी जाती है और कस्तूरबा गांधी से विवाह की जाती है। तो यहां पर यह भी नाम ध्यान रखिएगा। आगे लंदन के इनर टेम्पल से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया और इनके पिता जो होते हैं करमचंद गांधी पोरबंदर, बीकानेर और राजकोट के दीवान रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। जनरली राजकोट पूछ लिया जाता है या पोरबंदर रहता है। करमचंद गांधी का उपनाम जो है कवा गांधी भी था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज में एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना है। इवन 13 ईयर्स वाला भी, लंदन वाला भी, कुछ छोड़ना ही नहीं है इनके विषय में, हर एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दक्षिण अफ्रीका की इनकी यात्रा। कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में
चूंकि इसीलिए यह बेहतर तरीके से कार्य कर पाए साथियों, चूंकि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी के लिए प्रयोगशाला के तौर पर रहा। दरअसल ब्रिटिश कॉलोनी भारत भी था और दक्षिण अफ्रीका भी था। दक्षिण अफ्रीका में जो गुलामों की स्थिति थी, भारतीय लोगों की भी वही हालात थे। इसीलिए गांधी जी वो सारे काम, सारे प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। जब वो भारत लौटे तो उन्हें लगा कि यहां के लोगों की भी तो यही समस्या है, इसीलिए उनके लिए भारत में काम करना आसान होता गया। तो दक्षिण अफ्रीका को आप गांधी जी की लैबोरेटरी कहेंगे। और वर्ष 1893 इस देश का बेहद महत्वपूर्ण साल माना जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि 1893 में 24 वर्ष की आयु में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ते हैं। क्योंकि यही मुकदमा लड़ने के लिए वहां पर गए। अब दादा अब्दुल्ला, हालांकि उस वक्त गांधी जी बहुत बड़े वकील नहीं थे, बैरिस्टर नहीं थे, ध्यान रखिएगा, और शायद यही वजह रह गया कि गांधी जी अफ्रीका जाते हैं। क्योंकि जब आते हैं दादा अब्दुल्ला तो उनको पता चलता है, बताया जाता है कि ये भी बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए हैं, ये भी केस लड़ लेंगे। हालांकि वो कुछ बढ़िया वकील की तलाश में आए थे, लेकिन फिर वो गांधी जी को साथ लेकर के जाते हैं और फिर एक बार गांधी जी अफ्रीका जाते हैं और उसके बाद हम लोग कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री, है ना। इतिहास उसके बाद बनता है कि गांधी कभी पीछे पलट करके देखे ही नहीं, भारत की आजादी करा करके ही दम लिया इन्होंने। वहां पर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 की स्थापना की और कई बार जेल गए। जेल जाने में तो गांधी जी एक्सपर्ट थे, जब भी मौका लगता था आराम से चल देते थे जेल। यानी कि इनको पता था कि हमें यह संघर्ष करना कैसे है। कुछ चीजों को लेकर के बहुत क्रिस्टल क्लियर गांधी जी रहते थे। फिनिक्स आश्रम डरबन 1904 की स्थापना की, जो 27 फरवरी 2000 को पुनः जो है खोला गया। उन्होंने इंडियन, अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा, 2000 को दोबारा से खुलता है, इसलिए करंट अफेयर्स में आ जाएगा, ध्यान रखना है। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इंडियन ओपिनियन ये कई बार पूछा जा चुका है, सिर्फ बीपीएससी में नहीं, विभिन्न पीसीएस में, यूपीएससी में, इसके अलावा नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, न जाने कितनी बार, यहां तक कि जो जर्नलिज्म का नेट जेआरएफ का पेपर होता है उसमें भी आया है। इंडियन ओपिनियन इनके अखबार था, जो कि किस किस भाषा, ये ध्यान रखिए, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी सब में चलता था, अनुवाद चलता था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत विकसित किया। अब यही महत्वपूर्ण है, पहले कभी कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि अगला व्यक्ति आएगा, आपको डंडे से मारेगा, आप पे गोलियां बरसाएगा और आप आराम से बैठ जाएंगे, हाँ हाँ मारो मुझे, मार डालो मुझे, मैं तो इसी के लिए हूं, मार डालो। ऐसा कोई कहता है क्या? जब भी आपको कोई मारेगा तो या आप भाग जाओगे या आप भी प्रतिरोध करोगे, आप उससे लड़ोगे, आपके पास जितनी शक्ति होगी उस शक्ति से उसका मुकाबला करोगे। लेकिन पहली बार गांधी जी आए और उन्होंने कहा कि अच्छा अत्याचार करोगे, लो मारो, इधर पीठ पे मारो, और मार खा के चले गए। फिर अगले दिन आ गए, फिर अगले दिन अंग्रेजों ने कहा कल ही तो पीटा था, हाँ फिर हम वही काम करने हमारी डिमांड वही है, तो फिर से पीट लिया, फिर से पीट लो। अगले दिन फिर से आके बैठ गए धरना पे, फिर अगले दिन खुद आके धरना पे बैठ गए। अंत में तंग आ जाता था ब्रिटिश ऑफिसर अधिकारी कि ये नहीं मानने वाले, मतलब सत्याग्रह, सत्य का जो रास्ता, सत्य का जो आग्रह है वो नहीं छोड़ना है, हिंसा नहीं अपनाना है, अहिंसक रहना है, निष्क्रिय प्रतिशोध में यकीन है ना, कि हम बहुत डिस्टर्ब आपको नहीं करेंगे, हम प्रार्थना पत्र देते रहेंगे, विनती पत्र देते रहेंगे, सुधार की मांग करते रहेंगे, 10 आदमी को लेकर के आ जाएंगे, बच्चे महिलाओं को आगे कर देंगे रैली में कि लो अब मारो। तो ये सब गांधी जी जो है डेवलप कर रहे हैं, ये सारा सिद्धांत देखिए, ये जो थ्योरेटिकल पढ़ाई है ना गांधी जी वहां कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा दक्षिण अफ्रीका इनके लिए लैबोरेटरी रहता है, जो जो वहां पर प्रयोग किया वही सब आकर के भारत में सीधा प्रयोग करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो दक्षिण अफ्रीका का अनुभव इनका भारत में भी काफी काम आता है। दर्शन और विचारधारा की बात करेंगे। गांधी जी हम सब जानते हैं कि व्यवहारिक आदर्शवाद में विश्वास रखते थे। हमेशा गांधी जी के विषय में कई बार जो गांधी जी के आलोचक होते हैं वो इस बात से बहुत चिढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा आदर्शवादी व्यक्ति थे। हाँ ये सही बात है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो व्यवहारिक आदर्शवाद में मानते थे, यानी कि आदर्श ऐसा हो जिसको वाकई लागू किया जा सकता हो। खुद को अगर देखा जाए तो दार्शनिक अराजकतावादी कहते भी थे, क्योंकि कई बार जो मैंने कहा ना कि लोग परेशान होते हैं, इसकी वजह यही है कि गांधी जी सत्य को लेकर के बहुत निष्ठावान थे, खुद से भी झूठ नहीं बोलते थे। जो उनके दो प्रमुख सिद्धांत हुआ करते थे, एक सत्य और दूसरा अहिंसा, कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसा कहा गया यहां पर व्यवहारिक आदर्शवाद, यानी कि जो आपका लक्ष्य है। देखिए दो चीजें होता है कि एक लक्ष्य है और एक जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका क्या है, यानी कि उसको कहते हैं साध्य और साधन।
का सिद्धांत। कुल मिलाकर के अगर आप साध्य हो गया लक्ष्य, आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो जिस रास्ते से पहुंचना चाहते हैं वह रास्ता भी पवित्र होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये दोनों ही तरीका जो है पवित्र होना चाहिए, साध्य और साध्य, लक्ष्य भी पवित्र हो और लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका भी पवित्र हो। दाएं बाएं करके लक्ष्य नहीं प्राप्त करना है ना। लंबा सफर जितना भी होगा पर सही रास्ते पर चल के प्राप्त करेंगे, अहिंसा को कभी त्यागेंगे नहीं, ये सारा काम करते थे। दूसरा, गांधी जी का समाजवाद था सर्वोदय आधारित, यानी कि सर्वोदय मतलब समाज के अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको भी आगे आने का मौका मिल सके, उसको भी बराबरी का मौका मिल सके। ये सारी चीजें हैं, व्यक्ति और समाज, इसके माध्यम से दोनों का कल्याण शामिल रखा जाएगा। श्रम का सम्मान इन्होंने किया और उपार्जन के अनुसार वितरण पर भी बल दिया। खुद ही बकरी पालने लग गए, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखिए अगर गांधी बकरी पाल सकता है तो आप भी पाल सकते हैं। लोग मोटिवेट होते थे। नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि गांधी केवल 4-5 आंदोलन करके भारत को आजाद नहीं कराए, बल्कि आम लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया कि हम कर क्या सकते हैं। क्रिएटिव काम करते रहते थे बीच बीच में, जीवन शैली ही इन्होंने ऐसा अपना लिया था कि आम जन को लगता था कि गांधी मेरे भी बीच का कोई है, एक साधारण सा आदमी। उनका परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय था आत्मनियंत्रण, है ना, यानी कि ब्रह्मचर्य वगैरह जो कहते हैं वही सब। भारत में सक्रिय राजनीति की बात किया जाए तो जनवरी 1915 में वो भारत लौटते हैं और ये लौटना इनका भारत के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। जनता ने भव्य तरीके से इनका स्वागत किया। उनका मार्गदर्शक गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। जब गांधी जी इनके पास पहुंचे कि मुझे काम करना है भारत में, मुझे लगता है कि काम करना चाहिए, क्या करना है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें कई सारी सलाह दी, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात कहा कि आपको भारत में काम करने के लिए सबसे पहले भारत का भ्रमण करना चाहिए। भारत है कैसा, इसे समझना चाहिए। और गांधी जी जब भ्रमण करते हैं, कई जगहों पर जाते हैं, तभी वो ट्रेन वाला जो आप कहानी सुनते हैं कि अंग्रेजों ने धक्के मार के निकाल दिया, फिर वस्त्र कम पहनना शुरू करते हैं, ये सब उसी दौर का है। वो जो यात्रा है ना, वो गांधी महात्मा गांधी बना देता है उन्हें। वर्ष 1909 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, यह आज भी ध्यान रखिएगा। 1917 में साबरमती में इसे स्थानांतरित कर दिया गया, है ना। अभी कोई विदेशी व्यक्ति आते हैं जाते हैं ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी का मानना था कि राजनीति का उद्देश्य सामाजिक उत्थान और जन कल्याण होना चाहिए, आज के नेताओं की तरह नहीं कि जेब भरना चाहिए, करप्शन वाला नहीं मामला था। सामाजिक उत्थान और जन कल्याण। राजनीति में आते हैं तो सर्वस्व देने के लिए तैयार रहिए। उन्होंने विकेंद्रीकरण और ग्राम पंचायतों की सक्रियता पर जोर दिया। पॉलिटिक्स से जोड़ के देखिए, यानी कि जो हमारा प्रशासन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण करने का तात्पर्य है कि एक ही जगह सभी चीजें ना हो, शक्ति का पृथक्करण हो। अगर कार्यपालिका अलग है तो न्यायपालिका अलग हो, विधायिका अलग हो, यही बातें कीजिए। और ग्राम पंचायत, जब आप यहां पर चलेंगे ना, इन सब चीजों को देखेंगे तो डीपीएसपी की आपको ध्यान आएगा। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो गांधी जी के विचारों से छुपे हुए हैं, ठीक है। गांधी जी के बहुत सारे विचार उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, गांधीयन फिलॉसफी भी उसको कहा जाता है। ग्राम पंचायत की सक्रियता भूमिका पर बहुत जोर दिया। ग्राम स्वराज्य इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन देखते हैं। यहां से शुरू होता है ये महत्वपूर्ण पहला आंदोलन। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सत्य का आग्रह करना, यानी कि सत्य के रास्ते पर चलना, उससे अड़िग ना होना, अहिंसा से उत्पन्न बल से आग्रह करना, ये सारी चीजें। पहला सफल आंदोलन देखा जाएगा तो सत्याग्रह चंपारण में होता है। चंपारण में नील की खेती के खिलाफ करते हैं, बिहार जाते हैं। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल इन्हें बुला करके ले जाते हैं। तिनकठिया प्रथा के खिलाफ ये वहां पर आंदोलन करते हैं। बच्चे महिलाओं को सामने कर देते हैं। अंग्रेज अधिकारी जो था या पुलिस बल जो था वह अपने आप को विवश पाता है, गांधी जी से समझौता करने को लेकर के विवश हो जाता है। और गांधी जी साथियों यहीं से चंपारण आंदोलन से सीधे नेशनल हीरो बनते हैं, पूरे भारत के जन मानस के दिलो दिमाग में छप जाते हैं। और गांधी एक बहुत बड़ा लीडर यहां से बन के निकलते हैं, क्योंकि अपने दक्षिण अफ्रीका में किए गए प्रयोग को यहां साबित किया और अंग्रेजों को विवश कर दिया। दो प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन देखेंगे, अहमदाबाद, फिर 1918 मजदूर आंदोलन, प्लेग बोनस विवाद। खेरा में होता है यह किसान
किसान से संबंधित था, यहां पर भी सफलता मिलता। फिर दांडी मार्च, नमक कर के विरोध में ये करते हैं, ये बेहद फेमस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना। इसलिए मैंने कहा ना, गांधी जी बहुत आदर्श की बातें करते हैं और ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए चिढ़ते हैं उनसे, है ना। लेकिन देखिए, शत्रु को पराजित करना ही नहीं है, वाह कितनी अच्छी बात है, मतलब हराना ही नहीं है, क्या करना है? हृदय परिवर्तन कर देना है उसका, यानी कि शत्रु को भी मित्र बना लेना है, और शत्रु यदि हमारा मित्र बन गया तो शत्रु तो खत्म हो गया। यही फिलॉसफी है। गांधी जी के लिए उपवास का प्रभावी एक अस्त्र हुआ करता था। अग्निमान कहा गया, हर बात में भूख हड़ताल कर देते थे, अनशन पर बैठ जाते थे और सबको विवश कर देते थे। आर्थिक विचार और स्वदेशीपन को लेकर के बात किया जाएगा। गांधी जी आर्थिक नीति में हमेशा स्वदेशी पर बल देते थे, कुटीर उद्योग पर बल देते थे। चूंकि अंग्रेजों ने हमारे जो कह सकते हैं हस्तशिल्प है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। आज हम कैसे एमएसएमई पर जोर देते हैं, आज कैसे हम कहते थे स्वदेशी अपनाओ, आज कैसे कहते हैं आत्म भारत, मेक इन इंडिया, ये क्या है? ये तो गांधी जी कह रहे थे उस समय, स्वदेशी आंदोलन। आज तक देखिए हम वो नहीं कर पाए हैं। प्रमुख उद्योग, गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़ा उद्योग, ये सारे कुछ जो है करने की बात किया गया। उद्देश्य था गरीबों और शोषितों का आर्थिक सुधार करना, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार कर देशी वस्तुओं का उत्पादन प्रोत्साहन करना। इसीलिए खुद बेचारे जो है चरखा काटते रहते थे, है ना। देखिए, चरखा काट करके दूसरे को, यानी कि गांधी जी जो सलाह दूसरे को देते थे पहले अपना लेते थे। बकरी पालना है तो पहले खुद ही अपना लिए, चरखा पहले खुद ही काट रहे हैं, सारा काम साफ सफाई करना खुद ही कर रहे हैं। शिक्षा और प्रेरणा, प्रभावित लेखक जो है जॉन रस्किन, थोरो और टॉल्स्टाय। लेव टॉल्स्टाय रशियन के लेखक है, बहुत जबरदस्त लेखक है ना। इनकी पुस्तक दो पढ़िएगा, वॉर एंड पीस, एंड दूसरा है अन्ना कारेनिना। रसिया के राइटर हैं, गजब के, मतलब, है ना। तो इनका एक आश्रम भी है वहां पर, रशिया में पड़ता है। रस्किन का पुस्तक अनटू दिस लास्ट में उनके सर्वोदय और सामाजिक न्याय के विचारों को जन्म दिया। थोरो से सविनय, अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा मिली, और टॉल्स्टाय का संदेश ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है गांधी जी के अहिंसक आंदोलन का आधार बन जाता है। प्रमुख सहयोगी और मित्र देख लीजिए, प्यारेलाल सचिव दांडी मार्च में मददगार रहते हैं। जमनालाल बजाज, ये पूछे जाते हैं, व्यापारी कांग्रेस कार्यकर्ता रहते हैं, जीवन भर गांधी के अनुयायी रहते हैं। चार्ल्स एंड्रूज लॉ प्राध्यापक रहते हैं, ये सहयोगी होते हैं। अन्य सहयोगी डॉक्टर सुशीला नैयर, आचार्य जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, न जाने और कितने, ये सब गांधी जी के अनुयायी जीवन प्रयत्न रह जाते हैं। अंतिम वर्ष और मृत्यु गांधी जी का देखेंगे। गांधी जी की राजनीतिक सक्रियता 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भी जारी रही। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। पूरा लाइफ स्टाइल जो गांधी जी का रहा वो पूरी तरह से देश के समर्पण में रहा। अब चलिए 10 क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? याद है? भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, जूनागढ़। ए विकल्प के साथ श्यामलदास कॉलेज, भावनगर। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जा चुका है और सीधे सीधे यहां से प्रश्न बनेगा, तो आपको थोड़ा सा इन सब चीजों को लेकर के पता होना चाहिए, ठीक है। आगे, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था, मैंने आपको बताया था पत्रिका कौन सा है, इंडियन ओपिनियन। 4 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ था, ये मैंने आपको बताया था, है ना। मैंने कहा था नेट वगैरह के एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? बेहद महत्वपूर्ण है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, वाराणसी में। डी विकल्प के साथ जाएगा। पहला जो जनभाषण दिया गया था वह 1916 में दिया गया था। 1916 में क्या हुआ था? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था, है ना, जो BHU है, BHU, उसके उद्घाटन में। चलिए, महात्मा गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। किसके थे? अपने आप को बोलते भी थे, वो क्या था? दार्शनिक अराजकतावाद। ये मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहां पर फिर हम इस पर नहीं आएंगे। आगे चले, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ये कहानी बहुत सुनते हैं ना। तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी के साथ नस्लीय भेदभाव किया गया था और इनको काफी ज्यादा नस्लीय भेदभाव करते हुए पीटर मारिट्सबर्ग में इनको ट्रेन से धक्का देकर के नीचे स्टेशन पर फेंक दिया गया था। चलिए, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? यह भी प्रश्न आ चुका है सेवा धर्म के विषय में, और वह जैसा मैंने कहा कि प्रयोगशाला कहां है? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में ही ये सारा काम करके आए थे और भारत में बस वहां पर अप्लाई करना था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? यह बेहद महत्वपूर्ण है।
ये प्रश्न कई बार आ चुका है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। सत्याग्रह शब्द जो है कहां पर, महात्मा गांधी, क्योंकि शुरुआत ही इनके द्वारा यहां से किया जाता है, तो ये एक तरह से सत्याग्रह को फॉलो भी जीवन भर करते रहे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? अब चूंकि मैं पीछे बहुत समझा चुका हूं सारा चीज को, तो फिर यहां पर मैं बार बार वो काम नहीं करूंगा। वो क्या है? अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल जो है सी विकल्प के साथ चलेंगे। अहमदाबाद मील हड़ताल वर्ष 1918 में होता है। इसके दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्न रहते हैं, 5 स्टार लगा दीजिए ऐसे प्रश्न को। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या लगता है? पहला ही है स्वदेशी आंदोलन, है ना, चूंकि बंगाल विभाजन के बाद इसकी शुरुआत की जाती है तो 1905 में रहता है ना, उस आंदोलन से संबंध नहीं है। बाकी 3 तो गांधी जी नेतृत्व करते ही नजर आए। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे बीच से प्रकाश चला गया? कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जब इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी तब इन्होंने ये चर्चित शब्द कहा था। यह भी पूछा जा चुका है। एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल, इटली, माउंटबेटन या फिर साइमन ने? जो भी आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सभी बताएंगे। साथियों, बीपीएससी जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग अभी इस लेक्चर को नहीं देख रहे हैं। लास्ट समय का इंतजार मत कीजिए, तैयारी को धारदार बनाइए और जुट जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।